Minister Modi is one of those individuals in the world who is able to pursue independent foreign policy. नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति पर विपक्ष भले ही बार बार सवाल उठाता रहा हो, लेकिन आज पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रही है। शक्तिशाली देशों के प्रमुख भी प्रधानमंत्री मोदी के कायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति की अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जमकर तारीफ की। वो पुतिन जिन्हें नरेंद्र मोदी अभी कुछ दिन पहले सुना कर आए थे कि ये कोई लड़ाई करने का वक्त नहीं है, खत्म कीजिए इसे, वही पुतिन आज बैठकर नरेंद्र मोदी की तारीफ में पुल बना रहे। मोदी की विदेश नीति की तारीफ करते हुए पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा देशभक्त भी बताया। पहले आपको सुनवाते हैं कि व्लादिमीर पुतिन ने कहा क्या, फिर आगे की बात। Prime Minister Modi is one of those individuals in the world who is able to pursue independent foreign policy in the interest of his country, his people, without any attempts to stop him in this movement. He continues going towards his goal as an icebreaker, I would say. I think countries such as India, not only they have great future ahead of them, but they are going to have a growing role in the global policies. भारत में विपक्ष भारत के अर्थव्यवस्था की तुलना श्रीलंका से करने लग जाता है। पुतिन कह रहे हैं नरेंद्र मोदी भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं और भारत जो है वो बेहतर स्थिति। यही बात IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह वगैरह कह चुके हैं कि भारत जो है, भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो ब्राइट स्पॉट की तरह है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अकेले व्लादिमीर पुतिन नहीं है, पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की अलग अलग नीतियों की कायल है। ग्लोबल नेताओं ने कई मौके पर पीएम मोदी की तारीफ की है। सुपर पावर देशों ने एक तरफ मोदी की तारीफ की, दूसरी तरफ भारत की मदद का ऐलान भी किया। इतना ही नहीं, यूक्रेन जैसे देश ने संकट में भारत से मदद करने और हस्तक्षेप करने की भी बात कही। इसी साल मई में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना संकट से सफलतापूर्वक निपटने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ब्रिटेन के पूर्व पीएम बोरिस जॉनसन ने अप्रैल में प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बराक ओबामा, सबने नरेंद्र मोदी की नीतियों की तारीफ की। दुश्मन देश पाकिस्तान भी मोदी के विदेश नीति की तारीफ कर रहा है। आज ही इमरान खान ने भारत के विदेश नीति की तारीफ की है, लेकिन भारत में विपक्षी दल नरेंद्र मोदी की इस विदेश नीति को लगातार कोसते रहे। यहां तक कहा गया कि ये तो घूमने जाते हैं विदेश, इनके विमान के जाने का खर्चा निकालना चाहिए, इनको विदेश नीति समझ में नहीं आती है, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें। फेल है इनकी विदेश नीति। आज भी विपक्ष का कहना है कि भारत की विदेश नीति कामयाब नहीं है। एक बार यहां विपक्ष को सुनिए। पुतिन साहब ने किस संदर्भ में तारीफ की है ये देखना चाहिए, लेकिन ओवरऑल जब देखा जाता है तो हमारी विदेश नीति कहीं से भी कामयाब दिखाई नहीं पड़ रही है। और ख़ास तौर पर जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। तो पुतिन ने किया है, अच्छी बात है, लेकिन और लोग भी तारीफ़ करें, इस बात की कोशिश होनी चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि बाकी जगह जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मंच हैं उसमें कई चीज़ों को लेकर भारत की निंदा हो रही है। देखिए, पहले कहा जाता था कि मोदी है तो मुमकिन है देश के अंदर। अब पूरी दुनिया कहती है कि नामुमकिन को मुमकिन कर दे, असंभव को संभव कर दे, उसी को नरेंद्र मोदी कहते हैं। तो मोदी है तो मुमकिन है। दुनिया में राष्ट्रपति पुतिन के सामने मजबूती से ये कहना कि युद्ध का समय नहीं है, ये किसी और में हिम्मत नहीं थी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में हिम्मत थी। पहले तो कांग्रेस के लोग कहते थे ये विदेश जाते हैं, रिश्ते क्यों बना रहे हैं, दुनिया में भारत की पहचान क्यों बढ़ा रहे हैं। आज पता लग गया कि पूरी दुनिया में जब ये जाते थे, जो आज एक विश्वास भारत का बना है, तो भारत किसी अन्य देश का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है
कि कहीं भी कोई ग्लोबल संकट होगा तो उसका हल कोई निकालेगा तो नरेंद्र मोदी निकालेंगे। विपक्ष भले ही नरेंद्र मोदी की नीति का विरोध करे, सवाल उठाए, लेकिन आज दुनिया में भारत की छवि लगातार बेहतर हुई। जिस चीन का नाम बार बार विपक्ष लेता है, आज नरेंद्र मोदी की कूटनीति का नतीजा है कि चीन भी बैकफुट पर है। और हाल में चीन के राजदूत का वो बयान आपको याद होगा जब उन्होंने कहा कि भारत के साथ बातचीत से एलएसी का मुद्दा सुलझाएगा। क्या यह सच नहीं है कि जब भी कोई बड़ा संकट सामने आता है तो दुनिया भारत की तरफ देखती है? लेकिन लगातार प्रश्न यह उठता है कि भारत में जो लोग हैं जो नरेंद्र मोदी का विरोध करते हैं, उन्हें यह क्यों नहीं दिखता? क्या विरोध करना ही देश के लिए जरूरी बन जाता है उनके लिए, और इसलिए हर नीति का विरोध कर रहे हैं? और विपक्ष है तो विरोध करना भी चाहिए, अच्छे लोकतंत्र की यह पहचान भी है, लेकिन हर फैसले पर सवाल, हर नीति का विरोध, क्या यह जायज है? इसको लेकर पब्लिक में भी चर्चा होती है। इसलिए मुझे लगा आज राष्ट्रवाद में इसका सवाल उठाना चाहिए कि जब पुतिन से लेकर दुनिया में नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का लोग डंका मान रहे हैं, डंका बज रहा है, विरोधी कब इसको मानेंगे? मोदी नीति को लाजवाब बताकर पुतिन ने मोदी विरोधियों को क्या करारा जवाब दिया है? मोदी के फैसलों का विरोध करने वाले सन्नाटे में क्यों हैं? आज इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ रहा है। शहजाद पूनावाला बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, अतुल अंजान जुड़ रहे हैं, सीपीआई के नेता हैं, और सुशांत सरीन सामरिक मामलों के जानकार जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला जी, क्या इस वक्त एक तरफ आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत ब्राइट स्पॉट की तरह नजर आता है, विपक्ष को भारत जो है वो श्रीलंका बनता नजर आता है। पुतिन कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो भारत को बहुत बेहतर स्थिति में रख रहे हैं, लेकिन हमारे यहां विपक्ष कहता है बर्बाद कर रहे हैं, इनकी विदेश नीति बेकार है। देश की जनता कंफ्यूज हो रही है कि हमारे विपक्ष को जो दिखता है वो पुतिन, जो बाइडेन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, इनको क्यों नहीं दिखता? का मौका मिला इसलिए आपका शुक्रगुजार हूं और आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप चर्चा कर रहे हो। और आज ही राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी जी की तारीफ की और देश की तारीफ की, और ये अच्छी बात है। आखिर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री है, मेरे उनसे राजनीतिक विपक्ष बिल्कुल रहेगा, लेकिन अगर देश प्रगति करे और प्रधानमंत्री कुछ अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ करना चाहिए। रशिया को लेकर जो मोदी जी की पॉलिसी रही है, जो सही पॉलिसी रही, जिसकी तारीफ हुई है भारत में, जो पाकिस्तान में भी इसकी तारीफ की, ये नेहरू की पॉलिसी थी, ये कांग्रेस की पॉलिसी है, ये हमारे फॉरेन पॉलिसी में एक कंसिस्टेंसी बना रहा है रशिया को लेकर। उसको मैं उस चीज पर मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। दो तीन चीजें हैं इसमें, ये बात जरूर है कि मोदी जी को लेकर कुछ पॉजिटिव चीजें हुई है जब से वो प्रधानमंत्री बने भारत को लेकर, लेकिन कुछ नेगेटिव है जो बताना ये बेहद जरूरी है, क्योंकि देश आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो। और कुछ उनकी गलतियां मैं आपको बता देता हूं। जो पहले ईरान के साथ उन्होंने गलती की, वो बहुत ज्यादा अमेरिकन और सऊदी कैंप में चले गए थे। अब ईरान के साथ दोबारा से वो रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। ईरान हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेबर है और हमारा एक स्ट्रेटेजिक एलाई है। तो जो एक गलती हो गई थी वहां पे, मैं समझता हूँ एक गलती उनसे हो गई थी। दूसरा, मुझे लगता है चीन को लेकर उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस, उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस था कि चीन उनकी डिप्लोमेसी में उनकी बात मान लेगा, वहां पर गलती हो गई थी। पहली बार 40 वर्षों में हमारे सैनिक शहीद हुए चीन को लेकर। इसके बाद हमने जवाब जरूर दिया, लेकिन ये पहली बार हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी का फेलियर दिखाता है। दूसरी एक चीज, मैं एक कॉशन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ, आगे की बात आगे करूंगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी में नहीं लाना चाहिए। जब बांग्लादेश को बार बार हम गाली देते, राजनीतिक पॉलिटिक्स के अंदर, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर, खास करके गृह मंत्री अमित शाह को टर्माइट्स कहते वगैरह वगैरह, बांग्लादेशी, इस तरह के रेसिस्ट शब्दों का प्रयोग करते। बांग्लादेश भारत का सबसे महत्वपूर्ण और स्ट्रेटेजिक नेबर है, और भारत के बांग्लादेश के साथ बेहद अच्छे संबंध है। तो फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी से हमें, ठीक है, मैंने आपके सारे पॉइंट्स लिखे, ये प्रधानमंत्री शहजाद पूनावाला इसका जवाब देंगे, लेकिन मैं दूसरे मेहमानों से इनिशियल कमेंट लूं उसके हिसाब से। तहसीन पूनावाला, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कुछ अच्छे काम भी किए, लेकिन इसी देश में कई लोग कहते रहे उनको विदेश नीति की समझ ही नहीं है। तो आप उन लोगों के साथ कम से कम स्टैंड नहीं करते कि नरेंद्र मोदी को विदेश नीति की समझ नहीं है, उनकी विदेश नीति भी कई जगहों पर सही है? सुशांत भाई, ऑफकोर्स सही है, वो देश के प्रधानमंत्री, और ये कहना कि प्रधानमंत्री ऑन पर्पस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं, आई थिंक ये बेवकूफी की बात है। वो अपनी कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए पूछ रहा था सर कि अभी जस्ट पंजाब चुनाव के पहले मनमोहन सिंह ने कहा था
कि नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति जो है वो सही नहीं है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। अब इस पर आऊंगा, पहले एक बार शहजाद पूनावाला जवाब दे। ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लूं एक बार, फिर मैं सबका एक एक इनिशियल कमेंट हो जाए, फिर डिबेट ओपन करेंगे। शहजाद पूनावाला, देखिए पिछले 1-1.5 साल से 3 चीजों ने पूरे विश्व को डिफाइन किया है, 3 चुनौतियों ने। एक चुनौती है आर्थिक चुनौती। आर्थिक चुनौती के समय पर आईएमएफ सर्वश्रेष्ठ बॉडी कहती है कि भारत एक ब्राइट स्पॉट बन के उभरा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी घोषित करती है, डीबीटी की तारीफ करती है। दूसरी चुनौती जो निकली थी वो कोविड की चुनौती। 100 वर्ष में दुनिया ने इस चुनौती को नहीं देखा है। उसमें आईएमएफ, गीता गोपीनाथ हो, बिल गेट्स हो, WHO हो, ब्राजील हो, पूरे विश्व हो, जहां पर हमने अपनी 200 करोड़ वैक्सीन अपने सिटीजन को दी और 20 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 देशों को दी, जिस देश को अमेरिका जैसे देश भी भूल गए थे। अब आते हैं तीसरी चुनौती पर, जो है एक फॉरेन पॉलिसी या कूटनीतिक चुनौती, यूक्रेन रशिया वॉर की। एक लौता ऐसा देश जो यूक्रेन और रशिया दोनों से बात करके समन्वय बना के अपने 22,000 नागरिकों को वापस लाकर, और न केवल अपने, बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, भारत का झंडा लेकर वो भी सुरक्षित आए। और ये पहली बार नहीं, चाहे अफगानिस्तान का रेस्क्यू मिशन हो, वहां पर तो गीता के स्वरूप जी को भी हम लोग वापस ले आए, और चाहे वो सीरिया हो, लिबिया हो, यमन हो, इराक हो, सब जगह से हजारों नागरिकों को, और वंदे मातरम, वंदे भारत ऑपरेशन चलाकर 1 से 1.5 करोड़ लोगों को वापस लाना कोरोना की चुनौती के दौरान। तो ये एक आईना है कि किस प्रकार से भारत ने नेतृत्व दिया। यहां तक कि मेक्सिको के प्रेसिडेंट ने कहा कि विश्व शांति के लिए पोप और यूएन जनरल सेक्रेटरी के साथ अगर किसी को इस कमेटी में होना चाहिए, प्रधानमंत्री मोदी को होना चाहिए। परंतु 2 विषय जो तहसीन उठा है बहुत त्वरित से। एक तो तहसीन ने कहा कि देखिए रशिया को लेकर आपने जो किया ये नेहरू जी की उपलब्धि है। अरे तहसीन भाई, आपके मनीष तिवारी और थरूर जी यहां पर सुशांत सरीन बैठे, वो कह रहे थे पता है हर दूसरे दिन यूएनएचसी का वोट आ रहा है, यूनाइटेड नेशन का वोट आ रहा है, काहे रशिया को कंडेम नहीं किया, देखो रशिया ने यहां पे क्या किया, देखो रशिया ने वहां पे क्या किया, आप काहे उसे कंडेम नहीं करते, वोट क्यों नहीं किया उनके खिलाफ। ये उनके स्टेटमेंट है। आज रशिया हमें सस्ते में तेल बेच रहा है। दूसरी बात, एक उन्होंने कहा फॉरेन पॉलिसी डोमेस्टिक पॉलिसी से कभी प्रभावित नहीं हो। सुशांत जी, ये तो बात आपने भी देखी है कि एक डोमेस्टिक पॉलिसी के चक्कर में इजराइल से हमने अपने रिलेशन नहीं बनाए अच्छे से, हमने एमएफएन स्टेटस पाकिस्तान से नहीं हटाया और 26/11 के बाद मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया, क्योंकि डोमेस्टिक पॉलिसी का ऐसा दबाव था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है मनीष तिवारी की किताब में है, ओबामा जी की किताब में। आगे और इस पर चर्चा नहीं तहसीन भाई फिर रह जाएगा। तो एक नहीं, मैं आपको मौका दूंगा, आप पॉइंट्स लिख लीजिए, मैं मौका दूंगा। इतने झूठ होते, नहीं झूठ नहीं, आपको पूरा मौका दूंगा, पूरा झूठ एक्सपोज कर दीजिएगा, लिख लें एक अभी एक रिमार्क हो जाए। अतुल अंजान साहब, आपके हिसाब से हम एक फेल्ड विदेश नीति वाली सरकार और फेल्ड अर्थव्यवस्था वाली सरकार के अंदर इस देश में रह रहे हैं, या जो पुतिन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक कह रहा है उसमें आपको सच्चाई दिखती है? देखिए, एक बात आपको बताएं कि ये फॉरेन पॉलिसी किसी एक व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी है। आज़ादी के बाद से नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को अपने अनुभवों से, विश्व के अनुभवों से तरोताज़ा किया है, आगे बढ़ाया है। कुछ उसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाए हैं, कुछ वर्ल्ड के जो इक्विलिब्रियम है उसको ध्यान में रखकर किया है। अच्छी बात है कि भारत में किसी की भी सरकार हो, उनको लेकर के जाने की, आगे बढ़ने की कोशिश हम सब करते हैं। इसी का नतीजा था कि कांग्रेस की सरकार थी और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भारत के पक्ष को रखने के लिए कांग्रेस की सरकार ने, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल भेजा था। लेकिन इस बात को कहने की इस बात जरूरत है कि आज नॉन अलाइंड कंट्रीज की जो स्थिति है, उस स्थिति के अंदर भारत 140 देशों का करोड़ लोगों का देश है। इसलिए पुतिन से लेकर के जो बिडेन तक इस पूरे मामले को बैलेंसिंग डांस के रूप में देख रहे हैं। और यूक्रेन और रशिया के वॉर में हर वो चाहता है कि भारत की नीति एक तटस्थ नीति हो और बराबर की नीति हो। हर यहाँ कहीं रास्ता छुपा हुआ है कि कहीं हम सब लोग कल बैलेंस की तरफ बढ़ सकें और ओडेसा के अंदर ब्लैक सी का जो रास्ता है, उस ब्लैक सी के रास्ते के लिए एक प्रभावी कदम उठा सकें। इसलिए भारत की जियोपॉलिटिकल और पॉपुलेशन की डेमोग्राफिक जो पोजीशन है, उस पोजीशन को आप समझिए, उसका बहुत सीरियस रिफ्लेक्शन, बहुत सीरियस उसके पदचाप जो हैं हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर है और हमारे देश की जो हमारे देश की जो विदेश नीति है उसको और आगे संपुष्ट करती है। ये किसी एक व्यक्ति की विदेश नीति नहीं है। और जिन लोगों को महिमा मंडन करना है वो महिमा मंडन करें। क्या बात थी, इंदिरा गांधी जी ने कोई हथियार तो नहीं उठाए थे ना, लेकिन
पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। आज कोई चर्चा करता है? एक पूरा का दुनिया के अंदर एक अजीब इतिहास है जिसमें संघर्ष हो रहे हैं। पूरा का पूरा एक देश, सिक्किम देश, भारत का अंग बन गया इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में। तो भारत की विदेश नीति में थे ऐसे तत्व। इंदिरा गांधी जी के जमाने में कहे कि प्रधानमंत्री मैं इसमें इंदिरा गांधी पे भी चला जाऊंगा डिबेट में। अतुल जी, एक छोटा सा आपसे एक सवाल पूछ लूं, फिर मैं सुशांत शरीन पे भी जाऊंगा। इनिशियल रिमार्क अभी चल रहा है। एक बात कहना चाहता हूं, एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपका चैनल जो है वो नवभारत टाइम्स ऑफ इंडिया का है। जरा जो सब आप बोल रहे हैं, जरा अपने अखबार का एडिटोरियल भी पढ़ लिया कीजिए। मैं सारी बातें उसी अखबार के अंदाज से कह रहा हूं। आपका कोई स्पष्ट राय हो तो बात अलग है। मैं उन्हीं एडिटोरियल्स की राय में पढ़ रहा हूं जो आपके अखबार के एडिटोरियल हैं, जिनके नाम से आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं। अतुल भाई, मैं देखिए अतुल भाई, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। दर्शकों को भी समझ में आएगा कि वो जो टाइम्स नाउ नव भारत देखते हैं, वो इतने बड़े ब्रांड और उसके ऐतिहासिक जो उसकी पत्रकारिता की छवि है उसको लेकर आगे बढ़ रहा है कि अतुल अंजान भी अपनी राय उसी के एडिटोरियल्स को पढ़कर बनाते हैं। लेकिन सर, इस ब्रांड की एक और अच्छी बात भी है कि इसी ब्रांड में 10, 50, 100 पत्रकार काम करते हैं। हम पढ़ते हैं। जी 100 पत्रकार, 1000 पत्रकार काम करते हैं और वो अपने हिसाब से चीजों को जनता के सामने अलग अलग पर्सपेक्टिव से रखते हैं। तो इसलिए कोई एक पर्सपेक्टिव नहीं है। मैं बस इतना आपसे पूछना चाह रहा हूं सुशांत शरीन के पास जाने के पहले। लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, हम पढ़ते हैं। ठीक है सर, बस एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं आपसे कि आपने कहा कि विदेश नीति किसी एक की नहीं होती। जो नरेंद्र मोदी ने स्टैंड अभी ले रखा है या जो भी किया है वो किसी एक का नहीं है, पिछला इतिहास चला रहा है। लेकिन जब गालियां पड़ती हैं सर, और गालियां दी जाती रही कि इस आदमी को कुछ समझ नहीं है, ये तो विदेश घूमने जाता है, इसके प्लेन का खर्चा निकालो, ये कितना देश का पैसा लुटा रहा है, कहां रुकता है, तब तो वो वन मैन सेंट्रिक था सर वो पूरी आलोचना। आज जब ठीक हो रहा है तो वो वन मैन नहीं है, वो देश की नीति है। देखिए, आपको अगर नहीं, मैं भक्ति के पाठ पर आपके कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहा। मैंने इसीलिए इंदिरा गांधी के सिक्किम की बात कही थी। जरा पुराने, आपने तो देखा भी नहीं होगा, सिक्किम के सवाल पर क्या क्या इस देश के अंदर बहस हुई थी, क्या क्या बहस हुई थी कि एक बफर स्टेट है, उसको बने रहने देना चाहिए। कौन लोग थे, मैं उनका नाम नहीं देना चाहता, वो हमारे बीच में अब स्मृति से हो गए हैं, वो उस समय के विपक्ष थे। तो इसलिए बात को नहीं किया। लेकिन एक बात सही है कि भारत की विदेश नीति में एक परंपरागत तरीके से अपने देश के हितों का समावेश है और अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक राजनीतिक। तो मेरे सवाल का जवाब ये है, जिस तरीके से हम मैंने आपसे पूछा हमारे कि नरेंद्र मोदी की आलोचना में वन मैन सेंट्रिक आलोचना होती है, जब कुछ तारीफ होती है तो वो देश की होती है। क्या ये विपक्ष का तरीका ठीक है? तो आप कह रहे हैं इंदिरा गांधी कर सकते हैं, मेरे लिए जिंदाबाद करने आप नहीं, मैं आप क्यों कह रहे हैं बार बार नरेंद्र मोदी? मैं सारे देश को और 70 साल 75 तो हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में चर्चा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ना कहूं तो क्या कहूं? हम चर्चा आपका तो ये पेशा है, हमारा पेशा ये नहीं। हमारा पेशा है सारी चीजों को समग्रता में देखना। तो हमारा पेशा सवाल पूछना। आपको आलोचना के वक्त समग्रता नहीं दिखी, इसके वजह सवाल पूछ रहा हूं। ठीक है, मैं सुशांत शरीन से पहले एक रिएक्शन ले लूं, फिर इस पे फिर मेरी आपकी बहस हो जाएगी सर। हमने कहा फायदा नहीं, भारत की आलोचना कर दे तो आपकी आलोचना हो गई। नहीं, भारत की आलोचना नहीं भाई। ये जब कहा गया कि नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों के पैसे गिनो, तो ये भारत की आलोचना थोड़ी थी, ये तो भारत के प्रधानमंत्री की आलोचना। पादुका लेकर के घूमे, हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। देखिए एक मिनट, प्रधानमंत्री भारत आ गए, ये अतुल अंजान जी एक बात सुनो। नहीं, अतुल अंजान जी मेरी एक बात सुन लीजिए। देखो, मैं बहुत सर, अतुल सर, भारत के प्रधानमंत्री, अतुल सर मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं बहुत क्लियरली आपको एक बात, अभी 5:11 हुए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं सर। ये जो आप बार बार भक्ति, चरण पादुका, फलाना ढिमकाना बोल रहे हैं सर, मैं उन एंकर्स में से नहीं हूं जो इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूं। मैं आपकी पूरी रिस्पेक्ट करता हूं, पर तभी तक जब आप मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उसके बाद पलट के दूंगा, आप ले नहीं पाएंगे। अतुल अंजान जी, इसलिए फैक्ट पर बात कीजिए और पलट के देंगे। आप जो पलट नहीं पाएंगे, आप क्या पलट पाएंगे मुझे आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आलोचना कर रहे थे तब आप वन मैन सेंट्रिक थे, आप कह रहे हैं कि भाई चरण पादुका। गलतफहमी में पड़े, गलतफहमी में मात्र ये गलतफहमी में पड़े हो। आप गलतफहमी में, आपकी पार्टी खत्म है, आपका लेफ्ट खत्म है, आपकी गलतफहमियों की वजह से आप कहीं नहीं है। आपके प्रत्याशियों के जमानत जब्त होती है इसी गलतफहमी की वजह से। नेशन सेंट्रिक बात कर रहा हूं मैं। सुशांत शरीन हो गया सर, मैंने सुन लिया। अब मैं दूसरा है, आप अपनी पार्टियों की गलतफहमियां दूर कीजिए पहले।
सुशांत सरीन, मैं इस पर जाता हूं। अभी जो तक जो चर्चा है, क्या ये नरेंद्र मोदी की गलत विदेश नीतियां जो इतने साल से थी उसका नतीजा है कि पुतिन तारीफ कर रहे हैं, IMF तारीफ कर रहा है, वर्ल्ड बैंक तारीफ कर रहा है, या उसमें कुछ अच्छा था जो विपक्ष न देखते हुए भी नहीं देखना चाहता था? यार, एक तो पहली चीज तो एक वजाहत कर दूं कि जब भी वामपंथी किसी चीज का विरोध करते हैं ना, तो उसका समर्थन करना चाहिए, क्योंकि वही सही पाथ होता है। क्योंकि इन्होंने आज तक, अभी तो बड़े हमारे को राष्ट्रवाद के ये दावे दे रहे हैं, लेकिन इन्होंने कब राष्ट्रवाद की बात की है तो मुझे तो नहीं याद आता कि कभी भी इन्होंने भारत के हित की बात की हो। ये तो कभी इनके जो पिताश्री होते थे रूस, या इनकी जो माताश्री होती थी चीन, ये उन्हीं के पीछे लगे रहते थे। तो इनको तो मैं सीरियसली लेता भी नहीं हूँ, ना देश इनको सीरियसली लेता। इनके हाथ में दो चरण पादुका थी, एक रूस की, एक चीन की। आपके बाप होंगे रूस और आपके बाप माता होगी यार, अब देखो, इनको चुप करवाओ। हमारे नहीं है, आपके बाप, हमारे बाप और हमारे माता राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में, मैं इनका लटक वटक नहीं हूँ, इनको चुप करवाइए। मैं इनकी बकवास नहीं सुन सकता। अतुल अंजान जी, थोड़ा चुप हो जाइए, आपके बीच में कोई नहीं बोला। और बाप पर मत बोलिए, बकबक सुन ली है इन्होंने। आज तक कभी कोई अकल की बात नहीं की वामपंथियों ने, तो इसलिए मुझे इनको सुनने का कोई शौक नहीं है। अगर ये चुप रहेंगे तो मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। बोलिए सुशांत सरीन, बोलिए। सुशांत भाई बोलिए। बोलते रहे। नहीं, आप बोलिए, आपका फेडर ऑन है, आप बोलिए ना, आपकी आवाज जा रही है, आप बोलिए आप बोलिए ना, आपकी आवाज जा रही है। अकल की बात नहीं की आप, और इनको बोलने दीजिए। सुशांत सरीन जी, आप बोलिए, आपकी आवाज जा रही है, उनकी आवाज नहीं जा रही, आप बोलिए। अच्छा, देखिए, जो सुशांत जी आपका जो सवाल था ना, हर सरकार नीतियां बनाती है, उसमें से कई नीतियां ठीक रहती हैं, कुछ नीतियां उस हिसाब से नहीं चलती जिस हिसाब से उनकी मंशा होती है। मेरे ख्याल अगर आम कुल मिला करके देखा जाए तो अभी तहसीन बात कर रहे थे, ईरान के साथ हमने बहुत बड़ी गलती की। क्या गलती की? ईरान से आपको क्या मिलता था? आप तेल खरीदते थे ईरान से, ईरान आपके खिलाफ बात करता था, कश्मीर में उन्होंने आपके खिलाफ बार बार बात की। उनके जो नेता हैं आपकी हर जगह पे वो आलोचना करते थे, हर जगह पे आपके खिलाफ वो कदम उठाते थे। आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि आप ईरान को अपने सर के ऊपर बिठा के रखें। नादिर शाह का जमाना खत्म हो गया, ठीक है ना। आपको तेल चाहिए था, अरब दुनिया से आपको ज्यादा तेल मिलता था, अरब दुनिया में आपके ज्यादा लोग काम करते हैं, अरब दुनिया के साथ आपका ज्यादा सहयोग है, आपको ज्यादा वहां पर फायदा है। ईरान को हमने ऐसे ही सर पे बिठा के रखा हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी हमारे। और जब तक ईरानी अपने आप को थोड़ा ठंडा नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं है उनके साथ कोई बहुत ज्यादा अपने आप को करीब करने का। जहां तक रूस का सवाल है, और इसीलिए रूस और ईरान की तुलना करना बिल्कुल बेमानी बात है, क्योंकि रूस के साथ हमारे और बहुत सारी चीजों में रिश्ते थे जिनको हम बरकरार रखना चाहते थे, और अमेरिका के पीछे लग के या अमेरिका की नीति को अडॉप्ट करके उसमें हमारे जो इंटरेस्ट थे उस पर खामियाजा हो रहा था, इसलिए हम वहां पर नहीं जा सकते थे। और इसीलिए भारत सरकार ने जो नीति अडॉप्ट की वो अपने राष्ट्र हित में अडॉप्ट की। अब हर नेता को आइडियली, अनलेस वो वामपंथी हो, और तो वो फिर अपने जो बुजुर्ग हैं रूस में या चीन में उनके लिए अपनी नीतियां बनाते हैं, लेकिन हर नेता अदरवाइज अपने देश की हित में नीतियां बनाते हैं और उन नीतियों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो अगर मोदी जी ने ये किया तो बिल्कुल ठीक काम किया रूस के संदर्भ में। ठीक है। तीसरी चीज ये सुशांत जी, हर नीति जो होती है उसमें एक आपकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी होती है या जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट होते हैं वो भी दर्शाए जाते हैं। अब मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी भारत की नीतियां बनाई, जिस तरीके से उन्होंने भारत के रिश्तों को बेहतर किया, अगर अरब दुनिया के साथ किया, अगर आपके 80 लाख लोग अरब दुनिया में जाकर के काम करते हैं, वहां से आपको पैसा भेजते हैं, वहां पर आपकी एक बहुत बड़ी मंडी बन गई है, तो उसका आपके राष्ट्र हित भी है और आपके लोगों का फायदा भी है। इसीलिए यानी आप उसको अलग नहीं कर सकते। तहसीन पूनावाला, आप दोनों बातों का जवाब दीजिए, फिर शहजाद आपके पास आ रहा हूं। उन्होंने कहा डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी को आप उस तरह से बिल्कुल सेग्रीगेट नहीं कर सकते, और शहजाद ने भी उसका एक उदाहरण दिया कि आपके यानी कांग्रेस के जमाने में कैसे
फिलिस्तीन को लेकर फैसले होते थे या पाकिस्तान को लेकर क्या हुआ नहीं हुआ, जो बातें उन्होंने कही, तो दोनों का जवाब दे दीजिए आप। मैं दोनों का जवाब दूंगा। अव्वल तो मैं बताना चाहता हूं, मैं सुशांत जी की बहुत बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सुशांत भाई आपकी भी, लेकिन सुशांत सर तो मैं सुशांत की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो मैं उनकी बातों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ और मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि आप फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी से अलग नहीं कर सकते। मैं वो बात नहीं कह रहा था सुशांत सर, मैं कह रहा था आप फॉरेन पॉलिसी को डोमेस्टिक पॉलिसी में इनकैश करने के लिए उस पर राजनीति कृपा न करें। मैं उसका आपको सतत उदाहरण देता हूं। यहां लेफ्ट के लोग बैठे हुए और भाजपा के लोग बैठे हुए, ये दोनों दल एक हो गए न्यूक्लियर डील को अपोज करने के लिए। 1-2-3 एग्रीमेंट, 1-2-3 एग्रीमेंट भारत के हित में था, भारत एनएसजी का सिग्नेटरी नहीं था, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका था। और लेफ्ट और बीजेपी एक होकर, आज क्या बीजेपी माफी मांगेगी देश से न्यूक्लियर डील को अपोज करने के लिए कैश दे? मैं आगे की सुशांत सर आगे की बात कर देता हूं। मैं ईरान से भी आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं। ईरान से जी आपको रिप्लाई आप बोल दीजिए जी प्लीज। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, न्यूक्लियर डील को बिल्कुल अपोज नहीं करना चाहिए था। और उस समय हम जैसे जो लोग थे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की आलोचना कर रहे थे कि आप ये फिजूल की राजनीति कर रहे हैं और इससे देश की जो कूटनीति है उस पर असर पड़ेगा। लेकिन जी सर, न्यूक्लियर डील के बाद तहसीन कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके के कदम इन्हीं वामपंथियों के प्रेशर में आकर के, जिस तरीके के आपने न्यूक्लियर लायबिलिटी लॉस बनाए, जिस तरीके के आपने और कदम उठाए, उससे जो सारा का सारा फायदा होना था उस न्यूक्लियर डील का, उसका भट्टा बैठ गया। और हमारी जो एक लिहाज से ऑटोनॉमी होनी थी एनर्जी प्रोडक्शन में, उसको इतना बड़ा धचका लगा जो कोई सरकार उसको आज बदल नहीं सकी। इतना एक ठीक है सुशांत सर, थोड़ा छोटा रखेंगे। तहसीन पुनावाला आ रहा हूं। अतुल जी पहले तहसीन पुनावाला कर दिया जी। सर मैं ज्यादा डाइवर्ट नहीं करना चाहता हूँ न्यूक्लियर लायबिलिटी रूल्स में, क्योंकि एक जी हाँ, क्योंकि मैं उसमें थोड़ी सी मैंने रिसर्च की थी और मैं थोड़ा सा इसमें बीजेपी खास करके सुषमा स्वराज जी का जो रोल था न्यूक्लियर लायबिलिटी के अंदर, ये लायबिलिटी ने आपको बढ़ाना चाहिए, दी जाएगी। बीजेपी और लेफ्ट ने एक साथ काम किया। और मैं साथ एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं ज्यादा में से फॉरेन पॉलिसी पे बात करता हूँ। लेफ्ट और बीजेपी 2G में भी साथ में काम की देश के टेलीकॉम सेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूँ बीजेपी को लेकर, मैं बीजेपी को देशद्रोही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा उससे गलती हो गई, उनको माफ करना चाहिए। हाँ सर, मैं दूसरी चीज चाहता हूँ, यहाँ उसके बाद हाँ जी यहाँ कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, सॉरी बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि मोदी जी मैं देश का प्रवक्ता हूँ ना, मैं देश का प्रवक्ता हूँ, तो गलती हो गई। बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बहुत अच्छा हमारे भारतीय सिटीजन को रेस्क्यू किया गया यूक्रेन से और अन्य जगहों से, मैं इसको मानता हूँ और मोदी जी को बधाई देता हूँ। लेकिन ये पहली बार नहीं हुआ। सुशांत सर यहाँ बैठे 1,70,000 लोगों को गल्फ वॉर के समय कुवैत की सरकार, कुवैत और इराक से रेस्क्यू किया गया था, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेबनान से 2006 में रेस्क्यू किया गया था, इजिप्ट से 2011 में रेस्क्यू किया गया था, सोमालिया से 700 बिहारी हमारे सिटीजन को रेस्क्यू किया गया था, सुदान से रेस्क्यू किया गया था 2014 में। छोटा पॉइंट शहजाद पूनावाला कहना है कि वो न्यूक्लियर डील का उदाहरण दे रहे हैं, आप लोग भी एक अच्छी चीज का विरोध कर रहे थे, उस वक्त विदेश नीति कहा गई थी, और दूसरा वो कह रहे हैं पहले भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलता था, मतलब ऐसी भी विदेश नीति पहले भी थी। देखिए न्यूक्लियर डील के बारे में हमारा जो स्टैंड है वो इतिहास में दर्ज है, परंतु उस पर तो हमने जो भी बात रखी और अंततः हम उसके समर्थन में ही थे, हमारी कुछ उस पर क्वेश्चंस थे। पर हम, मुझे एक बात बताइए, जब पोखरान में 1988 में जब न्यूक्लियर टेस्ट किए गए, सोनिया गांधी ने आकर उसके बारे में कुछ शुभकामनाएं नहीं दी देश को। कारगिल विजय दिवस जब तक राजीव चंद्रशेखर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में नहीं कहा कि इसको मनाना चाहिए 2004 से लेकर 2009 तक, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं, अभी आप गूगल कीजिए, 2009 में जब राजीव चंद्रशेखर ने एक मेंशनिंग की पार्लियामेंट में, तब 2010 से कारगिल विजय दिवस को सेलिब्रेट करने का काम किया। बाकी छोड़िए, आइए वामपंथियों पर। अरे इनके एक वीएस अच्युतानंदन जी ने 62 के युद्ध में खून क्या दे दिया, खून दे दिया, तो उनको पार्टी से डिमोट करके बाहर करने के लिए तैयार थे ये लोग। अभी इसकी आज भी आप प्रवृत्ति देखिए कि अभी 100 वर्ष हुए सीपीसी के, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के। जिस पार्टी ने डोकलाम में धोखा दिया, उनके साथ एक जगह राहुल गांधी डाइनिंग कर रहे थे और दूसरे जगह लेफ्ट के नेता एम्बेसी के प्रोग्राम में गए थे 100 वर्ष मनाने के लिए, जब गलवान का हुआ था कांड, और गलवान में भारतीय सेना पर सवाल उठाए थे। सर्जिकल स्ट्राइक में डीजीएमओ ने अनाउंस किया तो प्रूफ मांग लिया था। अब मैं आता हूं दूसरे मुद्दे पर। देखिए मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये जो एक नैरेटिव भारत के खिलाफ क्या इन लोगों ने दुष्प्रचार किया कि इस्लामोफोबिया है। आज आप श्रृंखला वाइज देखिए, जो देश के, दुनिया के सर्वोच्च बड़े बड़े मुस्लिम देश है, उन्होंने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किसको दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और आज सबसे ज्यादा मुस्लिम प्रताड़ित कहां है?
चाइना में जिंजियांग प्रोविंस में एक स्टेटमेंट मुझे लेफ्ट पार्टी का बता दीजिए, जिंजियांग प्रोविंस के जो वहां के मुसलमान हैं उसके विषय में एक स्टेटमेंट पैंडेमिक को लेकर, कोरोना को लेकर बता दीजिए। नहीं देते। इनफैक्ट ये लोग डोकलाम क्राइसिस में राहुल गांधी का क्या स्टैंड था ये पूरे देश को पता है। अतुल अंजान जी, एक का तो एमओयू भी है। देखिए, हमने इंडो यूएस न्यूक्लियर एग्रीमेंट का विरोध किया था और सुशांत सरीन जी को याद रहना चाहिए कि हमने उसमें मतभेद के कारण ही, उस वक्त हमारा और बीजेपी के बहुत से पॉइंट आपस में मिलते थे, हम लोगों ने विरोध किया था और उसी के चलते हमने यूनाइटेड फ्रंट के यूपीए की उस सरकार से, उस यूपीए की सरकार से हमने अपने नाम विड्रॉ कर लिया था। कोई पॉइंट मिलता नहीं मिलता हो, आप लोग बहुत ज़्यादा जानकार हैं, मैं नहीं कहना चाहता उसके बारे में। दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि 1974 के समय इस देश के अंदर बड़ा आंदोलन चल रहा था। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ में, मोरारजी देसाई दिल्ली में, सुब्रमण्यम स्वामी कहते थे जैसे ही हम आएंगे ये भारत सोवियत मैत्री को तोड़ देंगे। नकली निशान का स्याही लगाई गई थी 71 के चुनाव, और जब सरकार में आए तो पहला देश विदेश मंत्री के हैसियत से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यात्रा की, कहा चीन की, और प्रधानमंत्री के रूप में जब मोरारजी गए तो पहला देश उन्होंने ये जो भ्रमण किया वो सोवियत रूस का, सोवियत संघ का किया। भाई आप जब प्रधानमंत्री बनते हैं, आप जब विदेश मंत्री बनते हैं तो आपके सामने जो कार्ड है वही कार्ड ना आप खेलेंगे देश हित में, वही कार्ड पर तो चलेंगे। इस पर बहस करने की क्या जरूरत है। हमारी एक विदेश नीति है जो देश हित में चलेगी। कोई प्रधानमंत्री होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा, उसी रास्ते पर जाना पड़ेगा, जो देश हित में होगा उसे करना पड़ेगा। अब इसके लिए तमगे लेने की जरूरत है तो तमगा ले लीजिए। अब तमगे तो बहुत सारी भूख के समाज में, कुपोषण के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, दृष्टिबाधिता के सवाल पर संयुक्त राष्ट्र संघ भी बहुत दे रहा है, उसकी कमेटियां दे रही हैं, आप IMF भी दे रहा है, वर्ल्ड बैंक भी दे रहा है, उसकी चर्चा अभी नहीं करने की जरूरत है। अभी आप जो राष्ट्रवाद कह रहे हैं उस राष्ट्रवाद का क्या मतलब है? राष्ट्रवाद का वो मतलब है कि अपने जीवन के, लोगों के जीवन को, की आर्थिक और सामाजिक स्थितियों को ऊंचा उठाएं, वो राष्ट्रवाद है। क्यों 40-42 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे और BPL के नीचे भी पहुंच गए? इसकी चर्चा होनी चाहिए, संभ्रांत तरीके से चर्चा होनी चाहिए। ये देश हम सबका है, सबको मिलकर इसको बढ़ाने की। आज देखिए सुशांत जी, 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था हुआ करती थी, आज 5वें नंबर पर है। हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स है, हाईएस्ट FDI है, हाईएस्ट ग्रोथ रेट है और हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व्स भी है। और हाँ, जहां तक गरीबी रेखा के नीचे से लोगों को उठाने की बात है तो 11.6% से पिछले 5 वर्ष में गरीबी रेखा से उठे हैं, और यूपीए के जमाने में ये 8% पे था। तो हमने उसमें भी ओवरटेक किया है यूपीए को। और महंगाई में भी किस प्रकार से 10% इन्फ्लेशन रहा करती थी, आज क्या है स्थिति आपको भी पता है। परंतु मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा राष्ट्र हित में बात होनी चाहिए। आज मुझे एक बात बताइए, 1948 में, एक सेकंड सर, मैं आपका बहुत मानता भी हूं आपको, आपकी नॉलेज को। 2 सवाल है मेरे छोटे छोटे। इजराइल को आजादी मिली 1948 में, 1948 में इजराइल फ्री हुआ। 1990s में फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस हुआ, और पहला प्रधानमंत्री का नाम क्या है जिसने इजराइल जाकर, टेल अवीव जाकर विजिट किया? जरा बताइए, इतने वर्ष क्यों नहीं गए हमारे कोई प्रधानमंत्री इजराइल? और दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पूरे देश दुनिया में इस्लामोफोबिया का तो बड़ा कार्ड खेलते हैं ना, हर चीज को लेकर, भारत के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ। चाइना जो अपने खुद के मुसलमान नागरिक के साथ कर रहा है, उसको एक बार कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से खंडन कीजिए कि ये इस्लामोफोबिक है चाइना, एक बार कर दीजिए। आप पढ़ते ही नहीं तो हम क्या करें इसके लिए? बहुत पढ़ते हैं। आप पढ़ते नहीं, हमारा अखबार न्यू एज पढ़ा कीजिए। नहीं, वो नहीं पढ़ते हम। ऑफिशियल जो है हमारा सेंट्रल ऑर्गन है, पढ़ लिया कीजिए। क्या लिखा बता दीजिए। पढ़ते हैं ज्यादा, आप बताइए ना। सेंट्रल ऑर्गन से आप अपने माउथ ऑर्गन से बता दीजिए भाई, सेंट्रल ऑर्गन से क्या पढ़ूं मैं? आप माउथ ऑर्गन का इस्तेमाल कीजिए, बताइए। नहीं, हम माउथ ऑर्गन से नहीं, मैं आपके मैं ज्यादा नहीं कर सकता, पढ़िए अपने बारे में। अरे सर, आप कह दीजिए कि इस्लामोफोबिक है। हमारे ऑर्गन को पढ़िए। हम जहां नहीं कहना। कौन सा? चाइना को इस्लामोफोबिक कह दीजिए, चाइना इस्लामोफोबिक है जो वो शिनजियांग में कर रहा है। इस्लाम का खतरा बता रहे हैं, इस्लाम का खतरा बना रहे हैं। जब सारी दुनिया के अंदर जब आप इजराइल का बात कर रहे हैं, उस जमाने में नॉन अलाइंड मूवमेंट की एक समझ थी फिलिस्तीन के बारे में। उस फिलिस्तीन की समझ के साथ भारत खड़ा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी भी खड़े थे। हम कहा मना कर रहे हैं? बताइए उनके बारे में आपके क्या विचार हैं?
प्रधानमंत्री उनके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मिलकर आए, परंतु इजराइल पे आतंकवाद के खिलाफ थे आप इजराइल के ऊपर हो रहे आतंकवाद पर कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि यहां वोट असर ना कर जाए ना। हमने आतंकवाद पर अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन के ऊपर हमलों पर इजराइल का आतंकवाद कहा था। मैं देखिए मैं आपको बताता हूं, और आप यहां हमने देखिए एक सेकंड प्रधानमंत्री चला गया। देखिए अनजान जी, मैं फैक्ट से अनजान नहीं हूं। जब हमारे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इजराइल गए तो फिलिस्तीन के नेता को भी मिले, हम दोनों से संबंध बनाना चाहते हैं। एक सेकंड सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला नेताजी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला अनजान जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला अनजान जी। आपके उम्र का और आपके ज्ञान का बहुत लिहाज है। 10 सेकंड दे दीजिए, बोलिए ना। हाँ 10 सेकंड दे दीजिए। मैं आपसे केवल इतना पूछूं, मैंने आपका ऑर्गन नहीं पढ़ा है, वो जो भी है आपका नेशनल ऑर्गन, उसके अलावा आप बता दीजिए कि चाइना जो कर रहा है जिनजियांग में, उसको आप सीपीआई लेफ्ट पार्टी क्या मानती है? इस्लामोफोबिक है, हाँ या ना? आप बता दीजिए ना। आप ऑर्गन कहां पढ़ते रहेंगे? आपका कोई देखता ही नहीं। जेएनयू के कैंटीन में शायद 1-2 लोग देखते होंगे जी। नहीं तो आप पढ़िए जा करके। अच्छा, आप पढ़िए जा करके, वो पढ़िए। आपने जिस तरह से सवाल किया है उस सवाल के मुताबिक आप पढ़िए। हम इस किसी भी प्रकार के भेदभाव के खिलाफ हैं। हम किसी भी प्रकार के भेदभाव, ये इतना हल्का सा कैसे? अतुल भाई वो कह रहे हैं, देखिए सारे दर्शक भी तो नहीं पढ़ पाएंगे ना। अच्छा, भारत में इस्लामोफोबिया होता है क्या? जरा एक बार ये पूछ लीजिए। 1 मिनट, वो क्या भारत में इस्लामोफोबिया है? मैं पहले वो सवाल ले लूं फिर भारत पे आता हूं। भारत में इस्लामोफोबिया है? नहीं है। क्या है? नहीं है। तो फिर इतना जो ये बवाल मचा रहे हैं इनको बोलिए, कंडेम कीजिए इनको। मौत है। नहीं, वहां भी जरूरत नहीं है इस तरह की, वहां भी जरूरत नहीं है इस प्रकार के कामों की। क्या बचा है? लेकिन चाइना जो कर रहा है वो इस्लामोफोबिक है। क्या देख रहे हैं? शिनजियांग में जिस तरह से कर रहा है वो तो इस्लामोफोबिक। सवाल के हिसाब से नहीं बोलूंगा मैं, आरएसएस मेरे हिसाब से क्यों बोले? मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। मैं आरएसएस के दफ्तर की भाषा नहीं बोल सकता। भाई इस्लामोफोबिक है या नहीं? आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी नहीं है। चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं? स्वयं सेवक संघ के दफ्तर की बात। अरे चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं? मैं ये नहीं जानता, ये पूछे भागवत जी से। अरे भागवत जी से पूछिए। आपको भागवत जी के बारे में पूछने के लिए थोड़ी बुलाया। आप लेफ्ट का बताइए ना, चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है? है कि नहीं है आप बताइए ना। एनबीटी की क्या राय है? टीओआई की क्या राय है? अरे भाई टाइम्स ऑफ इंडिया की क्या राय है? अब सुशांत जी दूसरे सुशांत बातें सही निकली। रुकिए अतुल जी, चाइना को इस्लामोफोबिक बोलने में आपकी जबान ऐसे लड़खड़ा रही है। 6 महीने पहले साइंड एडिटोरियल है। अच्छा सुनिए, एक बात सुनिए। नहीं एक बात सुनिए, मुझे ये नहीं पता भाई। एक बात, ऐसा कितना बड़े भारी तोपची हो गए भाई। नहीं मुझे कितने बड़े तोपची हो गए। मुझे एक बात बताइए ना अतुल भाई। कभी किसी जगह अतुल भाई, जिसका राजा का अतुल भाई मुझे एक बात बताइए। अभी आप कह रहे हैं एक समझ में बिल्कुल चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं, इसके लिए कोई टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े कोई। सुशांत आप जरा, आप कुछ उम्र और अनुभव का लिहाज करिए। अरे भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल बार बार। अब आप उम्र पे आ गए, पहले आप आरएसएस के दफ्तर पर आ गए, उसके बाद आप चरण पादुका पर आ गए। आप भी अपनी उम्र और अनुभव का ध्यान रखते हुए बात कीजिए। मैं आपसे फैक्ट पर पूछ रहा हूँ। आप कह रहे टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़िए। अब जितने लोग ये डिबेट देख रहे हैं वो कल टाइम्स ऑफ इंडिया खरीदे और उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़े पिछला सारा खरीद के। आप बताइए ना, चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है? नहीं तो आप क्या करेंगे? आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं पढ़ेंगे? पढ़ना चाहिए। अरे पढ़िए, मेरा तो चैनल है, मेरा तो अखबार है, मैं तो कहूंगा खरीद के पढ़िए। आप बोलिए ना चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है? आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा चाइना इस्लामोफोबिक है या नहीं है। बोल दीजिए नहीं है। हो ना हो, वहां क्या बात है वो हम नहीं, क्यों बात कर रहे हैं आप? वहां पर जिस प्रकार का भेदभाव किसी जात के साथ हो, किसी धर्म के साथ हो, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी उसके साथ नहीं है। और क्या चाहते हैं आप? सुशांत सरीन जी, क्या आप एक लास्ट सेकंड आप बोलिए, आप बोलिए। भारत 5 सेकंड दे दीजिए। अरे रुकिए, सुशांत जी देखिए 5 सेकंड बोलिए। भारत में अखलाक की जो हत्या की गई थी उसके आप समर्थक हैं? उस पे देखा आगे। अच्छा एक मिनट शहजाद रुकिए। अच्छा अतुल भाई, आप मुझे अतुल भाई एक मुझे पत्रकार दिखा दीजिए। मैं तो छोड़ कह रहा हूं, एक समर्थक है, ओनली 1 पत्रकार मुझे दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि अखलाक को बड़ा अच्छा मार दिया। एक पत्रकार दिखा दीजिए। क्यों? अरे मैं बता रहा हूं ना। नाम बताइए किसी का, नाम बताइए किसी पत्रकार का। आप लोग पत्रकारों को सीधा कटघरे में खड़ा करते हैं। किसी पत्रकार का नाम बताइए जिसने कहा हो। अभी मेरे विचार, आप चीन के बारे में मेरे विचार पूछ रहे थे ना, मैं आपसे पूछता हूं आपके विचार क्या हैं? हाँ, अब मैं 1 मिनट रुकिए, अब मैं आपको सुनाता हूं। आपके मुंह से नहीं निकला ना चीन इस्लामोफोबिक है, मेरे मुंह से सुनिए।
चीन इस्लामोफोबिक है जो वो शिनजियांग में कर रहा है। मेरे मुंह से सुनिए, जिन लोगों ने अखलाक को मारा वो 2 कौड़ी के लोग थे, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाले लोग थे। मेरे मुंह से सुनिए, जिस सरकार ने गुजरात के अंदर उन लोगों को छोड़ा बिल्किस बानो कांड में, वो सरकार को अपने अंदर झांकना चाहिए कि क्या उसने मानवता को शर्मसार किया या नहीं किया। मैं खुल के बोल रहा हूं। अब आप बोल के दिखाइए चाइना इस्लामोफोबिक है, बोलिए। नहीं बोल पाएंगे आप। मैं तो इसी की तलाश में था। इसी पिछले कई महीनों से आपके जो प्रोग्राम हैं, जिस तरीके से सुस्तुति वंदना के, आज मैं यहीं पर आपको लाना चाहता था। मुझे कहीं नहीं लाना चाहते थे। आपका सुनिए बॉस, हेलो बॉस, हेलो अतुल भाई, अतुल भाई, अतुल भाई, ना ना अतुल भाई सुनिए, ना ना इसमें अपना क्रेडिट ना लीजिए। सुनिए, आपका वो जो अखबार है, जो भी माउथ पीस है, वो पढ़ते होंगे 10-50 लोग। ये शो लाखों लोग देखते हैं, और जो लोग देखते हैं उनको सबको पता है बिल्किस बानो पे मेरा क्या स्टैंड है, जो उनको पता है मेरा अखलाक पे क्या स्टैंड है। लेकिन उन लोगों को यह भी पता है कि चाइना पर आपका स्टैंड यही है। आप चाइना को इस्लामोफोबिक नहीं बोल पाएंगे। आप मेरे मुंह से जो सुनना चाहते थे मैं 10,000 बार बोल चुका, लेकिन आप चाइना को इस्लामोफोबिक आज भी नहीं बोल पाएंगे, नहीं बोल पाएंगे। मैं लिख के देता हूं, अतुल अंजान, चाइना इस्लामोफोबिक है, नहीं बोल पाएंगे। चैलेंज दे रहा हूं, नहीं निकलेगा आपके मुंह से। बहुत बड़े न बनो, बहुत मत बनो। अरे बड़े ना बनो, आप ना समझाइए, आप ना समझाइए। देश बड़ा होता है। आप चाइना को इस्लामोफोबिक बोल के दिखाइए, चाइना को इस्लामोफोबिक बोल के दिखाइए। नहीं निकला ना मुंह से। क्या बात सुशांत सरीन जी, चाइना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी किसी भी प्रकार के लिंग, जाति, धर्म के आधार पर किसी जाति धर्म के विषय which you cannot speak from your mouth against China। एक इंपॉर्टेंट तथ्य, इस्लामोफोबिया, आज आप एक्सपोज हो गए। 10,000 बार एक्सपोज होने के बाद आज आप फिर एक्सपोज हो गए। आप बोलिए सुशांत सरीन। इंडिया को इस्लामोफोबिक बोलने में इनकी जबान नहीं लड़खड़ाती। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट कराच जी का कि इंडिया इस्लामोफोबिक जरूर है। अब बताइए कि चाइना इसी पैमाने पर ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि सुशांत अपने शो में क्या करते हैं और शहजाद क्या करते हैं और सुशांत सरीन क्या। सुशांत सरीन आप बोलिए। ये देखिए, इतना इनका अनुभव है ना आए बाएं शाएं करने का, कि जो असली चीज है वो नहीं बोलनी। हाँ, फलसफा देंगे कि कोई भी अगर दुनिया में एक काम करे तो उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, मुझे मालूम है, हम मुझे मालूम है। लेकिन आप कभी सेक्रेटरी से ले नहीं बन पाए, नाम लेके नहीं बोल पाएंगे। इतनी इनमें गुर्दा नहीं है, इतना इनमें दम नहीं है, इतना इनमें एक जिसे बोलते हैं ना, मुझे मालूम है बरसों आप, क्योंकि वहां से पैसा आता है। और ये जो ऑर्गन अपना निकालते हैं ना, उसको शायद ये भी नहीं पढ़ते, एक्सपर्ट बन के आते हैं, इतने नहीं बन पाए, नहीं पढ़ते। अब ये डायनासोर हो गए हैं। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता, अनुभव, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता। तजुर्बे के आप बहुत बड़े राजनयिक हैं। आप तो यूनाइटेड स्टेट में भारत के चीफ स्पोक्स पर्सन थे, आप एम्बेसडर थे ना। अतुल भाई थोड़ा सा रुक जाइए, ऑडियो कम कीजिए। अगर इतना अनुभव है आपका तो बताइए ना। अगर आपने दुनिया इतनी देख ली है तो जरा बताइए क्या है। वैसे भी यार, मैं तो इनको, जैसे मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया और आज ना सुशांत, पता नहीं आपके प्रोग्राम ने मेरे ऊपर एक फेवर किया कि जब भी ये कुछ बोलना शुरू करते थे तो पता नहीं इनकी आवाज साइलेंट हो जाती थी, तो मुझे आधी से ज्यादा चीजें इनकी सुनाई नहीं दी। लेकिन पता है कि ये क्या बोलेंगे, क्योंकि जब से ये वामपंथी आइडियोलॉजी आई है ना भारत में, तब से इनका फलसफा ही नहीं चेंज हुआ। ये चाइना को इस्लामोफोबिक क्यों नहीं बोल पाए सुशांत सरीन जी? ये देखिए, ये नहीं बोलेंगे तो मैं इनसे वो देखिए, लेकिन जो बाकी हम जो मेन मुद्दा जो है, जिसको आप मेरे ख्याल साइड ट्रैक, आप भी साइड ट्रैक करने के लिए इन लोगों को लेके आते हैं। आपको भी मजा आता है इन लोगों को लेके आने का, ताकि ये सारा डिबेट जो है साइड मुझे नहीं सुशांत भाई, एक बात सुनिए। मुझे तो बहुत खुशी हुई कि वामपंथी बैठकर मेरा शो इतना भर भर के देखते हैं। आज अतुल अंजान जी ने बताया कि वो मेरा एक शो देखते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई। अतुल भाई, आप इतने सीनियर नेता हैं, इतने पढ़े लिखे नेता हैं, आप मेरा हर शो देखते हैं, इसके लिए बहुत साधुवाद है। मैं भी आपका वो क्या नाम बोला, ऑर्गन मैं कहीं मिलेगा तो ढूंढ के एक बार जरूर पढ़ूंगा, लेकिन आप मेरा शो देखते रहिएगा। सुशांत जी, अब अपनी बात फिर आ रहा हूं तहसीन भाई। उस पर है, वेबसाइट पर है, वेबसाइट पे। ठीक, मैं पढ़ूंगा आज डाउनलोड करके पढ़ूंगा। तो देखिए यार, तो विदेश नीति पे जो बात है ना, देखिए मैं तो पुतिन साहब ने जो बोला वो अपनी जगह बात सही है। और किसी भी देश के प्रधानमंत्री को जो भी वो कदम उठाएं
उनको अपने देश के हित में उठाना चाहिए। तहसीन ने शुरू में ना एक चीन के ऊपर भी बात की थी कि देखिए हमने चीन के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। मेरे ख्याल चीन के साथ भी मोदी जी ने शुरू में कोशिश की कि रिश्ते बेहतर हों, क्योंकि एक पड़ोसी देश है, और कोशिश ये की। लेकिन चीन ने जब भी कोई उल्टा सीधा काम किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब वो पहली बारी शी जिनपिंग आए थे तो उनकी सेनाएं घुस आई थी डेनचौक के एरिया में, तो वहां पर उनको बड़े कड़े शब्दों में बोला गया था कि आप इनको अगर विड्रॉ नहीं करेंगे तो आगे कोई बात नहीं होगी। उसके बाद जो आपका सिक्किम के एरिया में जब ये आ गए थे वहां पर, तब भी आपका एक स्टैंड ऑफ हुआ, आप पीछे नहीं हटे। तो इनको दोनों तरीके से कूटनीति भी की, लेकिन अपनी सैन्य शक्ति भी दिखाई कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो कोशिश की, वो विफल हुई। ये होता है विदेश नीति में। पाकिस्तान के साथ भी कोशिश की, 4-5 बारी कोशिश की, लेकिन अब वो समझे ही नहीं। मेरे ख्याल उसमें मोदी जी की एक लिहाज से एक महत्वाकांक्षा थी, आप एक एम्बिशन बोल लीजिए, कि शायद वो कुछ ऐसा कर पाए जो पहले के नहीं कर पाए। लेकिन 2-3 साल के अंदर अंदर 2016 तक उनको समझ आ गई थी कि इनके साथ कुछ आगे नहीं बात बढ़ सकती। उसके बाद से आप रवैया देख लीजिए। अब आप है तो वो जो कदम उठाया वो है तो डोमेस्टिक पॉलिसी का, जो 370 को आपने खत्म किया, लेकिन उसके इंटरनेशनल रेपरकशंस भी हैं, उसका कूटनीति में एक बहुत बड़ा असर हुआ, उसको आपने संभाला। और कश्मीर के जो एक तरीके का अलगाववाद था, उसको काफी हद तक आपने एड्रेस किया वहां पर। ये तमाम चीजें आप उपलब्धियों में गिनेंगे, इसमें कुछ चीजें ऐसी जरूर हुई होंगी या होंगी जहां पर वो तो है कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। जो बुरा है उस पर विपक्ष को बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन आज मैंने चर्चा इसलिए रखी कि कम से कम जो 8 साल से है कि इस आदमी को कुछ नहीं आता, इनकी विदेश नीति फेल है, इनके हवाई दौरों के खर्चे निकालो, उस पे मैं चर्चा करना चाह रहा था कि भाई इतनी फेल है तो ये कैसे हो रहा है। तहसीन भाई छोटे में जवाब दीजिएगा, समय कम है। छोटे में नहीं, देखिए मैं सुशांत भाई से दोबारा से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आप जब कोशिश करोगे कुछ अच्छी चीजें होगी, कुछ गलत होगी, लेकिन जो मेरा रवैया है और उसी के प्रमाण में जो भाजपा के प्रवक्ता का रवैया है, जो राहुल गांधी को लेकर जो शब्दों का प्रयोग करते, जो एक हमला भाजपा करती कि कांग्रेस देशद्रोही के माहौल बनाने की कोशिश करती, ये नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री की आलोचना होनी चाहिए, विपक्ष के नेता की आलोचना होनी चाहिए, लेकिन किसी को देशद्रोही कहना ही गलत है। और एक चीज, एक फैक्ट चेक आपको करा दूं, आज भी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत पैलेस्टीन के खिलाफ वोट नहीं करता है आज भी। और सबसे पहले 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को कोट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि समय की पाबंदी है। 17 सितंबर 1950 को नेहरू जी कहते हैं इजराइल के बारे में, इजराइल एक रियलिटी है, इसे हमें स्वीकार करना चाहिए और भारत को इजराइल के साथ काम करना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। ये कहना कि सब कुछ मोदी जी ने कहा, रियलिटी 50 में बोला और परिवार की सरकारें लगातार रही, पर 92 तक ना फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टैब्लिश हुए जब तक नरसिम्हा राव ने परिवार की बात नहीं सुनी। और सुन लीजिए, अब बीच में मत बोलिए, नरसिम्हा राव ने परिवार की बात को ओवररूल किया। कृपया करके यार, ये सुशांत जी क्या तरीका है भाई? छोटे में बोली, समय नहीं। पहले तो परिवार ने दबाव डाला, नरसिम्हा राव ने कहा कि मैं इनकी बातों को नहीं मानता हूं और उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और पहला प्रधानमंत्री जो वहां पे गया कौन था? राजीव गांधी चले जाते ना, इंदिरा जी चली जाती। दूसरी बात, सिर्फ मेरा इतना कहना है कि डीजीएमओ ने अनाउंस किया था सर्जिकल स्ट्राइक, वहां पे बराक ओबामा ने बोला कि ओसामा को मार दिया, तो कोई रिपब्लिकन खड़े होकर ही नहीं बोला सबूत बताओ, ये तो खून की दलाली है ओबामा जी। पर यहां पे डीजीएमओ ने अनाउंस किया और क्या निकला राहुल गांधी के मुंह से? की दलाली है, सर्जिकल स्ट्राइक है। इसीलिए जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जब बांग्लादेश बना, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने सराहना की और राहुल गांधी ने सबूत मांगा। यही अंतर है। ठीक है, मेरे पास वक्त इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए। आपने बातें रखी हैं, दर्शक उसको सुनेगा, समझेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए। राष्ट्रवाद में एक छोटा सा ब्रेक।